नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक वितरित किए नियुक्ति पत्र। नवनियुक्तों से नागरिक देवो भव का मंत्र अपनाने का आह्वान। प्रधानमंत्री ने युवाओं को बताया राष्ट्र की प्रगति और सफलता की नींव। सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। 3 और आतंकियों के घर गिराए गए। अब तक कुल 5 आतंकियों के मकान नेस्तनाबूद। पहलगाम हमले की यूएनएससी ने की निंदा। गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अहमदाबाद और सूरत से 1000 से अधिक घुसपैठियों को पकड़ा, ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंत्रालय के दिशा निर्देश और निवेश पोर्टल की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की शुरुआत। मेक इन इंडिया की दिशा में बड़ा कदम। इस योजना से निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद। और दुनिया भर से आए लाखों श्रद्धालुओं और कई विश्व नेताओं ने सेंट पीटर स्क्वायर में दी पोप फ्रांसिस को अंतिम विदाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में रही मौजूद। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेले का 15वां संस्करण था। देश भर में कुल 47 जगहों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला शुरू होने के बाद से केंद्र सरकार ने 10 लाख से ज्यादा स्थायी सरकारी नौकरियां दी हैं। केंद्र सरकार की यह पहल रोजगार सृजन, नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने युवाओं का देश की आर्थिक प्रगति और आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन ही राष्ट्र निर्माण को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने नवनियुक्तों से नागरिक देवो भव का मंत्र अपनाने का आह्वान किया। आपके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है। आपका पद भारत के हर नागरिक की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विसेज डे पर मैंने एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था कि हम सरकार में जितने भी लोग हैं, हमारे लिए तो एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए और वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक की सेवा ही आपके लिए, हम सब के लिए देव पूजा के समान है। मैन्युफैक्चरिंग, डेटा, इनोवेशन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां देश के युवा अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रख रहे हैं। भारत अब युवाओं को हर एक क्षेत्र में अवसर दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन बाद ही मुंबई में आयोजित होने वाला वेव्स सम्मेलन एआई और इमर्जिंग मीडिया के क्षेत्र में युवाओं को एक महत्वपूर्ण मंच देगा। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। देश के यंग क्रिएटर्स को पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है।
पश्चिम बंगाल के बेलपुर में भी रोजगार मेले के तहत लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान यहां मौजूद अभ्यर्थी बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। I'm got selected in Indian Railway as an assistant pointsman. So I'm very grateful to be here as it's a good initiative by our Honorable PM, Shri Narendra Modi ji. I'm also thankful to our department also. I have been selected in the Kolkata Customs. I am feeling this is a matter of great pride and honor to have my appointment letter today. जो मुझे EPFO में लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में SSA रैंक में मिला है, तो ये मेरा फर्स्ट जॉब है, तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंत्रालय के दिशा निर्देश और निवेश पोर्टल की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी थी, जिसके लिए सरकार ने 22,919 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये योजना मेक इन इंडिया का विस्तार है और इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे विदेशी निर्भरता कम हो सके। इस योजना से देश में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साल 2030 तक देश में 500 अरब डॉलर के वैल्यू के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य रखा गया है। यह सेक्टर 20% की सालाना दर से आगे बढ़ रहा है और बीते 10 सालों में निर्यात में 6 गुने की बढ़ोतरी हुई है। योजना के तहत देश में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस योजना के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि कंपनी के टर्नओवर और रोजगार के अवसर के आधार पर तय किए जाएंगे। इसके साथ ही 1 मई 2025 से कंपनियों को नए पोर्टल के माध्यम के अपने प्रदर्शन के आधार पर योजना के लिए आवेदन करने का रास्ता खुल गया है। इसके साथ ही इंडिया AI मिशन के तहत देश के अपने घरेलू AI फाउंडेशनल मॉडल के निर्माण के लिए पहले स्टार्टअप की घोषणा की गई है। इस मॉडल के तहत 70 अरब से ज्यादा पैरामीटर्स का प्रयोग किया जा रहा है। सर्वम AI को इस फाउंडेशनल मॉडल के निर्माण के लिए चुना गया है। नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में इस बारे में घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पलटवार किया है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो को अपनी मानसिक स्थिति की जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। तो उनको बोलो अपना दिमाग मेंटल कंडीशन अपनी चेक करवा लें जाके, क्या क्या बयान दे रहे हैं। बहुत हो गया, ये तो पहले हमारी सरकारें थी कि इनके ऐसे जो हरकतें थी हम टॉलरेंस लेवल था। अब वो मोदी जी का जो उन्होंने कहा है बिहार में, उसको देखिए और वैसे अब आने वाले कुछ दिन वेट करिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नई दिल्ली में द हिंदू मैनिफेस्टो पुस्तक के लोकार्पण में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि अत्याचार करने वालों को सबक सिखाना हमारा धर्म है। उन्होंने कहा कि हम कभी भी पड़ोसियों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते, लेकिन जब वो हमें उकसाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो हमारा दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है। इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था। क्या रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए? बने रहिए हमारे साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में सुरक्षा बल का एक्शन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकियों के घर धमाके से ध्वस्त कर दिए। अब तक कुल 5 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। इन आतंकियों के पहलगाम हमले में शामिल होने का संदेह है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के मुर्रान में जैश-ए-मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के घर को भी उड़ाया है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख के मकानों में तलाशी ले रहे थे, तभी वहां पहले से रखे विस्फोटकों में विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि विस्फोटकों के कारण मकान नष्ट हो गए। पहलगाम आतंकी हमले की नाराजगी देश में ही नहीं बल्कि लंदन में भी देखने को मिली। लंदन में रह रहे भारतीयों ने इस आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर पोस्टर थामे हुए लोग बड़ी संख्या में जमा हुए और पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। हम शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसी बीच पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने, पाकिस्तान के कर्नल्स ने और पाकिस्तान की आवाम के लोग ने वहां पर हमें इंडियन प्रोटेस्टर्स को भड़काने का काम करा, उकसाने का काम करा। उनके सबके हाथ में चाय के कप थे और सब लोग हमारे ऑनरेबल कैप्टन अभिनव जी के एक प्लैक कार्ड लेके खड़े हुए थे। उसको मौकरी और मजाक बनाया जा रहा था उस चीज का। और जिस तरीके से उनके कर्नल की आप सब लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, जो वो सर काटने की एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो हम सब स्टूडेंट्स की तरफ देख के उन्होंने करा। पाकिस्तान के लोगों ने हमारे सामने हमें प्रोवोक करने के लिए कुछ अपने एक्शंस किए, जिसमें एक पाकिस्तान के डिप्लोमेट ने हमें गर्दन काटने की धमकी देते हुए 2-3 बार उन्होंने हमारी तरफ एक्शन किया। और इस एक्शन से उनकी मेंटेलिटी पता लगती है, उनकी आइडियोलॉजी पता लगती है कि वो ये एक्शन हम बार-बार कर रहे थे। जब उन्होंने एक बार किया तो हमने इग्नोर किया, 2 बार 3 बार करने के बाद हमने उन्हें रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद उनकी हमें आइडियोलॉजी पता लगती है कि वो किस तरीके से उस टाइम पे रेडी थे, प्रिपेयर्ड थे हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें और वो हमारे एक पीसफुल प्रोटेस्ट को खराब करें। उनके पास अभिनंदन जी का एक प्लेकार्ड था, वो प्लेकार्ड दिखा के हमें उकसाने की कोशिश करते हैं और जिस सेक्शन में स्टूडेंट्स खड़े थे उस सेक्शन में वो उंगली दिखा के गला काटने की धमकियां में दी। Thankfully, everybody of us kept our nerves and were quite calm in our approach. और मैं कहूँगा कि this kind of provocation is not really expected from Pakistan officials. Somebody from the embassy coming out and doing this action, especially towards students. They're trying to threaten them in a way so that a mobilization can happen, that the student get provoked and something can happen on the site. But fortunately, nothing happened. पहलगाम हमले को लेकर लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे भारतीयों को पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी द्वारा धमकाने की कोशिश की भारत सरकार ने कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने इस मामले पर साफ तौर पर कहा कि ये पाकिस्तान और उसके अधिकारियों के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। दुनिया को पहले से ही सब पता है और आज एक बार फिर से इनका चरित्र जग जाहिर है। भारत के मूल के लोग जहाँ जहाँ भी होंगे इस निंदनीय घटना का तो निंदा करेंगे। तो निंदा का तरीका ही है थोड़ा सा धरना, रैली, प्रदर्शन शांतिपूर्वक से। लेकिन पाकिस्तान के अधिकारी का ये बयान उनके तानाशाही रवैया का, उनके आतंकवादियों को समर्थन देने का और उनकी मंशा को बताता है कि उनका संरक्षण हमेशा आतंकवादियों को रहा है। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने DD न्यूज से बात करते हुए साफ तौर पर कहा है कि पहलगाम में बेकसूर लोगों की जान लेने वालों और उनके आकाओं को उनके गुनाहों की सजा बहुत जल्द मिलेगी। साथ ही पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के आतंकवाद को समर्थन करने और टेरर फंडिंग करने के कबूलनामे पर SP सिंह बघेल ने कहा कि ये तो पहले से ही दुनिया को पता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान को इस आतंकी हमले का भारी जुर्माना, हर्जाना और कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में, सिक्योरिटी काउंसिल में, अन प्लेटफॉर्म में
हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हमारे प्रधानमंत्री जाके ये बात कहते थे कि भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। हमारी तो पार्लियामेंट पे अटैक किया है, हमारी तो मुंबई में अटैक किया है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अटैक किया है, आए दिन हमारे पैरामिलिट्री फोर्स और फौजी मारे गए। तो लोग देश ने दुनिया ने गंभीरता से नहीं लिया। अब वहाँ के रक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार कर लिया है, तो हमारी बात सच हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले की जहां विश्व भर में निंदा हो रही है, तो वहीं भारत के कड़े रुख की भी पूरी दुनिया समर्थन कर रही है। इसी क्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिस्र के विदेश मंत्री से फोन पर बात होने की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देल अट्टी से फोन पर बात हुई। पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में उनके समर्थन और एकजुटता के लिए आभार व्यक्त किया। आतंकवाद का डटकर मुकाबला करने के महत्व पर भी चर्चा हुई। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों को हर शहर से बाहर भेजा जा रहा है, जिसे देखते हुए वाराणसी पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को 10 पाकिस्तानी नागरिक ट्रेन से बैठाकर दिल्ली भेजे जा चुके हैं, जिसके बाद उन्हें अमृतसर के अटारी बॉर्डर से देश से बाहर किया जाएगा। हमारे यहाँ 10 पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर थे, जिसमें से 9 लॉन्ग टर्म वीज़ा पे थे और एक शॉर्ट टर्म वीज़ा पर 45 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए थे, जो 1 हफ्ता पूर्व यहाँ पर आए थे। शासनादेश कल हमको प्राप्त हुआ है, उसी के अनुरूप कल ही उनको जो है बनारस की सीमा से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य जो पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं, उन पर भी उनकी गतिविधियों पर लगातार हमारी नज़र है। इसके अलावा सभी थानाध्यक्षों को और एलआईयू को यहाँ पर लगाया गया है। यदि कोई अवैध नागरिक, विदेशी नागरिक जैसे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या कोई भी यहाँ पर अवैध रूप से प्रवास कर रहा है, तो उन पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। क्या रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए? बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अबे दे दूंगा पैसे यार, चल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बहु समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। 10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ! फर्जी ऑफर से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। हरियाणा के नूंह जिले की सीमा से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल इब्राहिम बास गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफाई का काम चल रहा था, तभी गुरुग्राम की ओर से तेजी से आई पिकअप ने इन लोगों को टक्कर मार दी। हादसा होने के बाद पिकअप गाड़ी का चालक फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने हरियाणा के नूंह में हुए सड़क हादसे पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हरियाणा के नूंह में हुआ हादसा अत्यंत हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे। इसके साथ ही मैं हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। राज्य सरकार राहत और बचाव के हर संभव प्रयास में जुटी है। देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई द्वारा दी जाने वाली नौकरियों की संख्या 27 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2020 में पोर्टल के लॉन्च होने के बाद से उद्यम पंजीकरण वाले 6.30 करोड़ एमएसएमई ने 27 करोड़ 34 हजार से अधिक नौकरियों की सूचना दी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष के बजट में सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा का विस्तार किया है, ताकि अधिकाधिक उद्यम
रोजगार सृजन सहित मौजूदा MSME संबंधी योजना से लाभान्वित हो सके। गुजरात पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। गुजरात के अहमदाबाद में 890 गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं सूरत में 150 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। अहमदाबाद और सूरत पुलिस की SOG और क्राइम ब्रांच टीमों ने अलग अलग इलाकों से अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को चंडोला क्षेत्र में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों के होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। हिरासत में लिए गए घुसपैठियों के पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ पूछताछ जारी है और जांच पूरी होने के बाद इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। पुलिस ने इस ऑपरेशन को अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी सफलता बताया और कहा कि सभी आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके देश वापस भेजा जाएगा। इस ऑपरेशन के बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से आगे के बारे में चर्चा की गई ताकि जल्द ही दूसरे जिलों में भी यह कार्रवाई हो सके। इस कॉन्फ्रेंस में राज्य के गृह मंत्री मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलियों की वार्ता की अपील पर कहा कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी तब से नक्सली लगातार मुख्य धारा से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उन्हें लगातार सरकार मदद दे रही है और अगर नक्सलियों को गोली की भाषा समझ में आएगी तो उस दिशा में भी ऑपरेशन जारी रहेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की फोर्स ने नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिससे घबराए नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर अभियान को रोकने की अपील की है। उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रुपेश ने प्रेस नोट जारी कर सरकार से नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान को 1 महीने के लिए स्थगित करने की अपील की है। पुनर्वास देंगे, बहुत लोग उस पर विश्वास भी किए और आत्मसमर्पण भी किए, लेकिन जो अब नहीं मानेंगे, जिनको गोलीबारी की ही भाषा समझ में आएगी या हिंसा की भाषा समझ में आएगी, तो सरकार उस हिसाब से भी निपटने के लिए तैयार है। और पिछले 15 महीना में हमारे जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अच्छी सफलता भी मिल रही है। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी संकल्प भी उठा चुके हैं कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से इस नासूर नक्सलवाद को समाप्त करना है। तो नक्सलियों को जिस भाषा में समझ में आएगा उस भाषा में समझाएंगे, ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में दूसरे एशियाई योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पहुंचे केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय संस्कृति की धरोहर योग को खेल के रूप में पहचान मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की। हमारे संवाददाता सुशील कुमार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि योग आने वाले समय में राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक खेलों जैसे खेल के मंच पर भी नजर आएगा। दिल्ली में चल रहे एशियन योगासन चैंपियनशिप में एशिया के 21 से अधिक देशों के खिलाड़ी अपने खेल प्रतिभा का दमखम दिखा रहे हैं। इस आयोजन में भारतीय खिलाड़ियों का भी शानदार प्रदर्शन जारी है। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज खेल के दुनिया में एशिया के खिलाड़ी हमारे दिल्ली में इस प्रकार के बड़ी प्रतियोगिता में जो हिस्सा ले रहे हैं, इस पर आप क्या? एशियन योगासन चैंपियनशिप जी का दूसरा चरण आज जब दिल्ली में आयोजित हो रहा है, ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय भी है और एक सम्मान का विषय भी है। सौभाग्य का इसलिए कि 20 देशों के खिलाड़ी यहाँ आकर के भारत की भूमि से उपजे हुए इस खेल, जो केवल खेल नहीं, जीवन के हर पक्ष से जुड़ा हुआ विषय है, उसमें आज यहाँ आकर के compete कर रहे हैं। भारत की नए सिरे से पहचान जो सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के पटल पर बन रही है, ऐसे समय में योग को खेल का स्वरूप देकर के कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में लाने का व्यवस्था, जिस तरह से योगासन इंडिया ने प्रारंभ की और इसको विश्व तक के स्तर तक इसको फॉर्मलाइज करने का काम किया है, मैं ये मानता हूँ कि ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत बहुत दूर तक जाएगी। सर, योग शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए भी बड़ा उपयोगी है।
पीएम मोदी के फिट इंडिया मुहिम को योग से कितना बल मिलता है? माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसके उदाहरण हैं और उन्होंने जिस तरह से देश में फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और उन्होंने कहा कि आधा घंटा रोज अपने आप को, अपने शरीर को दें तो हम अनेक बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। समस्याओं का समाधान यदि सुगमता से कहीं किया जा सकता है या किसी के द्वारा किया जा सकता है तो वो भारत के इस योग को अपनी जीवन का हिस्सा या अपने दैनंदिन कार्यक्रम का हिस्सा बना करके किया जा सकता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए फिट इंडिया मूवमेंट जो उन्होंने शुरू किया था, योग उसका अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। कहीं ना कहीं योग आज जब खेलों में है तो योगासन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक बनाने के लिए आपके क्या सुझाव होंगे? योग खेल के रूप में आने जो है प्रेजेंट जनरेशन, नई जनरेशन उसके साथ में जुड़े, उस दृष्टिकोण से ये टूर्नामेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आयोजित हों। केवल एक एशियन चैम्पियनशिप या एक नेशनल चैम्पियनशिप या एक स्टेट लेवल पर चैम्पियनशिप होना पर्याप्त नहीं है। मैं एक खिलाड़ी के नाते कह सकता हूँ कि जो है स्पोर्ट्समैन और प्लेयर वो जितना कोचिंग से सीखता है उससे ज़्यादा कहीं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में आकर के टूर्नामेंट्स के माध्यम से सीखता है। अधिकतम टूर्नामेंट आयोजित किए जाएं, वो अगर होंगे तो निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में योग को हम नीचे प्रकृतित करने तक, नीचे तक ले जाने में और अधिक कामयाबी प्राप्त करेंगे। ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत जिनका साफ तौर पर कहना है कि योगासन आज हर क्षेत्र में, हर पूरी दुनिया भर में लोकप्रिय जिस तरह से हो रहा है, आने वाले समय में इसकी लोकप्रियता जाहिर तौर पर और बढ़ेगी और इसको खेलों में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि स्कूली स्तर पर, कॉलेज स्तर पर और छोटे स्तर पर इसकी प्रतियोगिताएँ लगातार आयोजित कराई जाती रहें। कैमरामैन राधेश श्याम के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।